स्टडी आईक्यू के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देश के विकास में महिलाओं के महत्व और अधिकारों के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और मातृ दिवस जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन महिलाओं को अभी भी कई क्षेत्रों में विकास की जरूरत है। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता की स्थिति दिखती है, जहां महिलाएं अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित हैं। भारत में निरक्षरों की संख्या में महिलाएं सबसे अव्वल हैं। महिलाओं को सृजन की शक्ति माना जाता है, अर्थात महिलाओं से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना देश का सबसे प्रमुख मकसद होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर बीते दिनों देश की नई संसद में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक बिल लाया गया था। इसका मकसद था राजनीति में महिलाओं के योगदान को बढ़ाना। आपको बता दें कि फिलहाल देश की आधी आबादी होने के बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बेहद कम है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ये संख्या काफी हद तक बढ़ सकती है, क्योंकि 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया और 20 सितंबर को भारत की नारी को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण की शक्ति देने वाला बिल पहली बार लोकसभा से पास हो गया और 21 सितंबर को ये राज्यसभा से भी पास हो गया। लोकसभा में बिल पेश करते वक्त केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विधेयक के कारण लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या है ये बिल और क्या है इसके प्रावधान और देश में महिला आरक्षण क्यों जरूरी है। तो चलिए आज के अपने इस ऑडिटोरियल में इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम समझेंगे कि राजनीति में महिला आरक्षण क्यों जरूरी है और इस अधिनियम की क्या जरूरत थी। अंत में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि महिला आरक्षण क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरी दुनिया में एक विशेष स्थान रखता है। हमारा देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य ताकत में दुनिया के बेहतरीन देशों में शामिल है। वैसे तो आजादी के बाद से ही देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई, लेकिन हालिया समय में सुधार की ये पहल और भी तेज हुई है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही जानना है तो उस समाज की महिलाओं की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है क्योंकि महिलाएं किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। अब अगर महिला आरक्षण बिल के इतिहास की बात करें तो ये बिल पिछले 27 सालों से संसद के गलियारों में अपना अस्तित्व तलाश रहा था। जिस तरह से इस आरक्षण विधेयक को पिछले कई सालों से बार बार दोनों सदनों से पारित होने से रोका जाता रहा या फिर राजनीतिक पार्टियों में इसे लेकर विरोध दिखा, इसे देखकर लगता था कि शायद ही ये कभी संसद में पारित हो पाएगा। थोड़ा सा पीछे इसके इतिहास को देखें तो साल 1975 में टूवर्ड्स इक्वालिटी नाम की एक रिपोर्ट आई थी। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं और इस रिपोर्ट में हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विवरण दिया गया था। लिहाजा आरक्षण पर भी बात की गई थी। राजनीतिक इकाइयों में महिलाओं की कम संख्या का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया गया था। इसके बहुत बाद संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। लेकिन केवल पंचायतों के स्तर पर ही महिलाओं को आरक्षण देने से उनके साथ पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा था। इसीलिए इस आरक्षण को राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार करने की चर्चा शुरू हुई और साल 1996 में महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार HD देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया। लेकिन देवगौड़ा सरकार के समय ये बिल पास नहीं हो पाया। सदन में पेश करने के बाद इस बिल को संयुक्त समिति को सौंप दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी थी, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया। दूसरी बार साल 1998 में 12वीं लोकसभा में
अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने इस विधेयक को पेश करने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों और भारी विरोध के बीच ये लैप्स हो गया। इसके बाद एनडीए सरकार ने दोबारा 13वीं लोकसभा में 1999 में इस बिल को पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण से जुड़ा 108वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया और इसके 2 साल बाद 2010 में तमाम राजनीतिक अवरोधों को दरकिनार कर राज्यसभा में ये बिल पारित करा दिया गया। लेकिन लोकसभा में 262 सीटें होने के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार विधेयक को पास नहीं करा पाई। आखिरकार बीते दिनों 19 सितंबर को 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन व विधेयक नाम से पेश किया गया। बहरहाल 20 सितंबर को भारत की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण की शक्ति देने वाला बिल लोकसभा में पहली बार पास कर दिया गया और अगले ही दिन इसे राज्यसभा से भी पास कर दिया गया और फाइनली राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये कानून बन जाएगा। लिहाजा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटों पर आरक्षण मिल जाएगा। गौरतलब है कि फिलहाल लोकसभा में 82 और राज्यसभा में 24 महिला सदस्य ही हैं, यानी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 15% और राज्यसभा में केवल 13% ही है। लेकिन इस बिल के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, ये भी समझ लेते हैं। चलिए एक नजर इस बिल के प्रावधानों पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, इस बिल का मकसद महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों को आरक्षित करना है। यानी बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। बिल में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। आपको बता दें कि इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी उप आरक्षण का प्रावधान है। यानी महिला कोटे में ही 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगी। लेकिन ध्यान रहे कि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए इस बिल में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। दरअसल लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अब एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आपको बता दें कि इस वक्त लोकसभा की 131 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कानून बन जाने के बाद 131 में से 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षित कुल 181 सीटों में से 138 सीटें ऐसी होंगी जिन पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा। यानी इन सीटों पर उम्मीदवार पुरुष नहीं हो सकते, जबकि शेष 43 सीटों पर केवल एससी और एसटी की महिलाएं ही उम्मीदवार बन सकती हैं। आपको बता दें कि यह गणना लोकसभा में सीटों की वर्तमान संख्या के आधार पर की गई है। परिसीमन के बाद इसमें बदलाव आने की उम्मीद है। इसके अलावा इस बिल में प्रावधान है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित की जा सकती हैं। सीटों के रोटेशन और परिसीमन को निर्धारित करने के लिए अलग से एक कानून और अधिसूचना की जरूरत होगी। उदाहरण के तौर पर स्थानीय निकायों जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें हर चुनाव में सीटों का आरक्षण बदलता रहता है, यानी रोटेशन होता है। एक बार ये कानून लागू हो जाने के बाद महिला आरक्षण केवल 15 साल के लिए ही वैध होगा। यानी इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन इस अवधि को संसद आगे बढ़ा भी सकती है। उदाहरण के तौर पर एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें केवल सीमित समय के लिए ही थीं, लेकिन इसे एक बार में 10 साल तक बढ़ाया जाता रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ये भी स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान इस विधेयक के कानून बनने के बाद पहली परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही लागू होंगे। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियों के मुताबिक अगली जनगणना संभवतः 2027 में होगी।
तो जाहिर है उसके बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। दरअसल 2002 में संशोधित संविधान के जरिए आर्टिकल 82 में कहा गया है कि परिसीमन प्रक्रिया 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर की जा सकती है। मूल रूप से 2026 के बाद पहली जनगणना 2031 में की जानी थी, लेकिन कोविड के कारण आखिरी बार जनगणना 2021 में हुई नहीं, तो इसलिए अगली जनगणना 2027 में हो सकती है। उसके बाद ही परिसीमन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस तरह एक अनुमान के मुताबिक महिला आरक्षण 2029 से पहले लागू हो पाना मुश्किल है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है। दरअसल राजनीति हमेशा से ही पुरुषों के वर्चस्व का क्षेत्र रहा है। कभी भी राजनीति में महिलाओं का एकाधिकार स्थापित नहीं हुआ। बहरहाल राजनीति घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज को संचालित करने और दिशा देने का कार्य करती है। दुनिया के हर कोने में और पूरे समाज में राजनीतिक पदों पर आज तक बड़ी संख्या में पुरुषों को ही देखा गया है। भारतीय समाज भी इससे अलग नहीं है। आदिम समय से चली आ रही पुरुष प्रधान परंपरा अब भी कायम है। हालांकि वो अलग बात है कि इस परंपरा को फिलहाल चुनौती मिल रही है। आपको बता दें कि फिलहाल देश की लोकसभा के कुल सांसदों में से केवल 82 महिला सांसद ही हैं, जबकि राज्यसभा में केवल 24 महिला सांसद हैं। वहीं देश के 19 राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर की संसदों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 26.5% ही है। फिलहाल भारत में केवल एक महिला मुख्यमंत्री है। उसी तरह वर्तमान राष्ट्रपति केवल दूसरी महिला हैं जो इस पद को सुशोभित कर रही हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति से ज्यादा व्यवहारिक पद प्रधानमंत्री का माना जाता रहा है, लेकिन इस पद पर केवल एक महिला का आ पाना राजनीति में महिलाओं के पिछड़ेपन को दिखाता है। इसीलिए ये वक्त की मांग है कि ज्यादा से ज्यादा महिला प्रतिनिधियों को संसद में लाया जाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वृंदा करात के मुताबिक इस विधेयक के पारित होने से देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा। करात का कहना था कि उन्हें ये सुनकर बेहद दुख होता है कि आरक्षण से महिलाओं के एक विशेष वर्ग को ही फायदा होगा, जबकि सच्चाई तो ये है कि इस कानून के बनने के साथ ही भारत में स्थिति बदलेगी, क्योंकि यहाँ की महिलाएं अब भी सांस्कृतिक पिंजरे में कैद हैं। संस्कृति और परंपरा के नाम पर उन्हें हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। बहरहाल इसी संघर्ष और सांस्कृतिक पिंजरे की कैद से उन्हें छुड़ाने के लिए राजनीति में महिला आरक्षण बेहद जरूरी है। कई रिसर्च बताते हैं कि जहां महिलाएं जनप्रतिनिधि होती हैं, वहां योजनाओं का लाभ ज्यादा जनता और नारी शक्ति तक पहुंचता है। आंकड़े बताते हैं कि महिला जनप्रतिनिधियों के होने पर योजनाओं में भ्रष्टाचार की आशंका कम होती है। महिलाएं अपने काम को लेकर बेहद संवेदनशील होती हैं और फिलहाल महिलाओं को उनके वास्तविक अधिकार दिलाने के लिए ये जरूरी है कि कानून और नीति निर्माण में उनका ज्यादा से ज्यादा सहयोग लिया जाए। साथ ही राजनीतिक निर्णयन प्रक्रिया में एक बड़ा जेंडर गैप बना हुआ है। ऐसे में किशोर लड़कियों को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु महिला नेताओं को आगे आने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत से सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि पंचायती राज संस्थानों में महिला प्रतिनिधियों ने गांवों में समाज के विकास और समग्र कल्याण के लिए बेहद सराहनीय काम किया है और उनमें से कई निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर भी काम करना चाहेंगी। हालांकि उन्हें भारत में प्रचलित राजनीतिक संरचना में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उचित राजनीतिक शिक्षा की कमी, समाज में महिलाओं की कम वित्तीय शक्ति, यौन हिंसा, असुरक्षित प्रतिसत्ता की अभिव्यक्ति, पुरुषों और महिलाओं के बीच घरेलू कार्य का असमान वितरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही कई ग्रामीण इलाकों में पंचायत पति की अवधारणा यानी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रॉक्सी के रूप में प्रयोग करना भी काफी प्रचलन में है। बहरहाल इन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए उनकी सहायता की जाए। ऐसी स्थिति में उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनीति में लाने के लिए आरक्षण जरूरी हो गया था। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत राजनीतिक अधिकारिता के मामले में 146 में से 48वें स्थान पर है। इस रैंक के बावजूद भारत का स्कोर 0.267 है, जो काफी कम है। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले कुछ देशों का स्कोर कहीं बेहतर है। उदाहरण के तौर पर आइसलैंड 0.874 के स्कोर के साथ पहले पायदान पर है, जबकि बांग्लादेश 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर। इस तरह भारत का इस रैंक में पिछड़ना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है।
जाहिर है, महिला आरक्षण के जरिए दुनिया भर में भारत की इमेज को सुधारने में मदद मिल सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि फिलहाल महिलाओं में उनके अधिकारों और राजनीति में भागीदारी के महत्व के विषय में जागरूकता पैदा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की दिशा में प्रमुख बाधाएं हैं। नीति तथा विधिक उपायों के जरिए इन मुद्दों को हल करने से राजनीति में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक सहायक वातावरण तैयार हो सकता है। लिहाजा इस तरह राजनीति में महिला आरक्षण का वास्तविक फायदा हम सभी महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब आखिर में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक अहम सवाल भी नोट कर लेते हैं। क्या महिला आरक्षण हाशिए पर खड़ी महिलाओं को आगे लाने में मदद कर सकता है, या फिर ये पहले से ही सशक्त महिलाओं को और सशक्त करेगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपके लिए परीक्षाओं के लिहाज से बेहद कारगर साबित होगा।